हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस अब गाइस। हम अभी इस सेशन को शुरू करने वाले हैं। ओके, सो नाउ आई विल बी ऑडिबल। सो देयर वाज दिस माइक रिलेटेड इशू एंड दैट इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड। सो विश यू ऑल हैप्पी लोहड़ी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आने वाला साल जो है आपका खुशियां लेके आए। वट एवर टारगेट्स एंड गोल्स दैट यू आर कीपिंग फॉर योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू अचीव दोज गोल्स। जो भी आपके गोल्स होंगे, आप जरूर अपने गोल्स को अचीव करोगे। So here we are live now and we will be starting this session in other 1 or 2 minutes. We will be waiting for our more friends to join us. Okay, बाकी लोग भी आ जाते हैं और उसके बाद हम इस सेशन को शुरू करेंगे. Hopefully for last 2 days like yesterday and we are hoping that today as well the temperature will be in a decent zone. But the point is this, it is already stated that like आने वाले दिन जो है फिर दोबारा सर्दी के होने वाले हैं. शायद धुंध अब ना हो. So we can hope for the best. Okay. So we will be just starting this session. जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं. चलिए. So without a further ado, let's see what exactly is there for us. Now let's first start with this particular statement. Okay, so this statement is about the only true wisdom is in knowing you know nothing. Socrates is saying the only true wisdom is in knowing that you know nothing. Now there is this concept is really important in our life. देखो होता क्या है, अक्सर हम ये सोचते हैं वी आर एट द एपिटोम ऑफ द नॉलेज, कि भी हमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और हम परम ज्ञानी हो चुके हैं. व्हेन यू स्टार्ट कंसिडरिंग दैट यू हैव ऑल द नॉलेज, इट मीन्स यू विल स्टॉप वर्किंग ऑन योरसेल्फ. आप अपने ऊपर काम करना बंद कर दोगे, आप नॉलेज अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना बंद कर दोगे. एंड इट मीन्स दैट यू विल लिमिट योरसेल्फ, आप अपने आप को लिमिट भी कर दोगे. देयर इज अनदर एंगल दैट वी हैव टू एक्सप्लोर हियर. Now Socrates emphasized on questioning. Socrates ने बोला था कि हर चीज को क्वेश्चन करो, रैशनैलिटी लेके आओ, रैंडमली किसी भी बात को मत मानो. My point is this: suppose if we have this illusion in our mind that we know everything, अगर हमें ये हमारे को एक तरीके से ये एक इल्म है कि हमें सब कुछ आता है, now that means that you will not even quest for the new answers. आप ये मानोगे कि आपको सारा ज्ञान है, सब कुछ पता है और आप नए आंसर्स को एक्सप्लोर नहीं करोगे. That's the point here. Now when you are not even exploring the new answers, you will stop questioning. You will not just stop questioning others, you will stop questioning yourself. That's the point here. And in this process you might move towards wrong direction, और आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप एक गलत डायरेक्शन में मुड़ चुके हो. सो ये फैक्टर समझना बहुत जरूरी है. ये हमारी लाइफ के अंदर एक लेसन है ये, कि why it is important that we need to understand that we are not at the epitome of the knowledge. कि भी हमें अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है. एजुकेशन इज लाइक अ स्काई. आप धरातल से कितना मर्जी ऊपर आ जाओ, आसमान फिर भी आपको ऊपर नजर आएगा. धरती से आप कितना मर्जी भी ऊपर उठ जाओ, आसमान हमेशा ऊपर ही नजर आता है. सो एजुकेशन इज लाइक दिस ओनली. दैट्स द पॉइंट हियर. एंड यू शुड एक्सपैंड योर लिमिट्स, बट फॉर दैट यू हैव टू बी हम्बल इनफ दैट यू रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट कि हमें अभी और कुछ सीखना है. दैट्स द पॉइंट हियर. So let's move to the next. You can say these are the topics that we will be looking into. Global South Summit, वेजिटेबल प्राइसेस कूल्स डाउन इन्फ्लेशन. मजा आएगा इस इन्फ्लेशन की वजह से. आरबीआई को थोड़ा बैंडविड्थ मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा. ईयर अनसर्टिनिटी का है पूरा का पूरा, बहुत कुछ हो गया यहाँ पे. इजरायली पॉलिटिक्स मतलब हो चुका है और होना भी है. इजरायली पॉलिटिक्स, वहाँ क्या चल रहा है. बजट, तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट, गवर्नर का इशू फिर दोबारा चलता जा रहा है. ओके, एनजेएसी डिबेट, वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ स्टेटमेंट बोला और अब जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर रिएक्ट करेगा. सो मिसिंग डॉक्टर्स, हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है. 80% की वैकेंसी है. कितनी ज़्यादा है. इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज, सो थोड़ी बहुत ब्रीदिंग स्पेस हमें मिल रहा है यहाँ पे. दैट्स द पॉइंट हियर. नाउ लेट्स लुक इनटू दिस पर्टिकुलर न्यूज़. मोदी जी इज सेइंग दैट it is important that we recognize the interest of the developed and interest of the underdeveloped and the developing nations. Okay, और इंडिया के ऊपर अक्सर ये बर्डन रहता ही है. नाउ इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री हियर, हमारी अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे, ओके, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बेसिकली
नैम कंट्रीज जितने भी थे दे वर ऑल स्ट्रगलिंग कंट्रीज, वो सब के सब या तो डेवलपिंग वर्ल्ड था, ओके, और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड था. तो दिस इज हाउ they used to operate and they came together because their interests were aligning. भी ले दे के इनके जो है इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइन हो रहे थे, ओके okay? ये सोच के बोला कि भी हम लोग साथ आ जाते हैं. नाउ द पॉइंट इज दिस, एट प्रेजेंट इंडिया इज रिलेटिवली, इट हैज इंप्रूव्ड इट्स स्टेचर. इंडिया का ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर स्टेचर काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है. देयर इज अ रीजन, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो डूइंग फाइन. इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छी कर रही है. मोदी जी इज ऑलरेडी लाइक ही हैज द टारगेट टू मेक इंडिया 10 ट्रिलियन इकोनॉमी. अभी 5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है. होपफुली वी विल बी एबल टू अचीव दैट. देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 10 ट्रिलियन एंड दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज अबाउट. नाउ इट इज ऑलरेडी स्टेटेड दैट इंडिया मे टर्न, और इन द कमिंग ईयर्स इंडिया विल बी द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. दैट्स द पॉइंट. दिस इज द फ्यूचर. अगले 30 सालों के अंदर ये कुछ होने वाला है. सो लुकिंग इनटू दिस एंगल, should we keep ourselves away from the interests of the other countries? अब हम अगर डेवलप्ड हो गए, मोदी जी ने बोला कि 2047 तक इंडिया विल बी डेवलप्ड. डज इट मीन दैट वी शुड स्टॉप केयरिंग अबाउट दीज डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड? क्या इसका ये मतलब होगा कि आप डेवलप हो गए हो तो दूसरों को साथ ना ले चलो? दिस इज नॉट द वासुदेव कुटुंबकम. दिस इज नॉट द असिमिलेटिव फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अकोमोडेटिव है, असिमिलेटेड है, सबका साथ सबका विकास, एंड नॉट जस्ट द डेवलप्ड वर्ल्ड, इवन द अंडर डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड. सो हम wherever we get a chance on the international platform, we do raise their concerns. अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया के साथ क्यों अपने इक्वेशन को बढ़ाना चाहते हैं? बिकॉज वी आर द वॉइस फॉर देम. And looking into this particular summit has been conducted. So the summit name is Voice for Global South Summit. पूरा नाम इसका Voice for Global South Summit है. That together we are discussing about few things. What are the concerns? हमारे concern क्या हैं? सब साथ में आकर discuss कर लेंगे. Because India is going to head the G20. Presidency India के पास है. Okay, it means what additional role India can play? Definitely agenda जो है वो India set करेगा. Okay, so agenda setting will be done by India, and there we have to raise those issues which are relevant for the developing and underdeveloped world. उनका भी हमें ख्याल रखना है. That's the major point here. So we are pointing about this thing that at present Modi ji is saying in the global governance, global South is not having adequate voice. This is the time we have to assert. G20 आज इंडिया एक तरीके से प्रेसिडेंसी संभालेगा और ये टाइम है. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, देयर इज एडिशनल यू कैन से एंगल यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ बिफोर इंडिया, इंडोनेशिया वाज द प्रेसिडेंसी वाज हैंडल्ड बाय इंडोनेशिया. इंडोनेशिया से किसके पास आ रही है? इंडिया के पास. नेक्स्ट किसके पास जा रही है? साउथ अफ्रीका के पास. ओके, so experts are saying that if you look into this, consecutively 3 developing countries are going to head G20. That's the point here. इसका ये मतलब है कि 3 साल तक आप सेम एजेंडे पे काम कर सकते हो. एजेंडा इंडोनेशिया ने जो रखा होगा, we can study that and we can see whether we can continue those debates or not. Next is about South Africa. 2024 में साउथ अफ्रीका में होगा. अगेन द सेम थिंग कैन बी कंटिन्यूड बाय देम. सो इन दिस वे विद कलेक्टिव एफर्ट वी कैन रियली शेप द ग्लोबल पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पर्टिकुलर कंट्रीज. दैट्स द मेजर पॉइंट हियर. ओके, सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस 2019 मेंस क्वेश्चन, जो कि एक डिबेटेबल चीज को लेके आया था. इट वॉज मेंशन्ड दैट लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ ओप्रेस्ड and marginalized nations. Okay, oppressed or marginalized nation basically. So colonial means those countries which were the victim of colonization. सब के सब African countries, okay, Southeast Asian countries, lot of Asian countries, they all were colonies. India was also a colony. We already knew this. Okay, so we were the leader because we used to provide leadership. Now NAM हमने बनाया. If you talk about WTO,
we used to raise their issues. Like India is majorly, our population is dependent on agriculture. हमारी भी agriculture पे dependent है, उनकी भी agriculture पे dependent है. तो हम उनके rights के लिए लड़ते थे. This is what our stand was. Now it is saying it has disappeared on the account of its newfound role in emerging global order. What's the emerging global order? Emerging global order is about multipolar world. And in the multipolar world, India is one of the major powers. We cannot, you can say, deny that fact. Specifically, if you see, Africa की, Asia की बात करें या फिर Africa की बात करें, okay, there India is playing a significant role. So that's the reality. Now in this scenario, they are saying that India has been moving away from raising their concerns. अब ये सवाल बना कैसे? ये सवाल ऐसे बना because earlier we used to be, you can say, quite vocal about our relations with Africa. अक्सर इंडिया जो है अफ्रीका के साथ अपने relations अच्छे बना के रखता था. There used to be, you can say, our leaders, they used to visit African countries. This is how we used to maintain. But right now, we haven't seen this particular thing happening. India-Africa summit. That summit is not being conducted on time. वो summit भी time पे conduct नहीं हो रहा है. That's the point here. It means that we are not even considering them important for us. वो हमारे लिए important हम नहीं मान रहे हैं. That's one part here. Next part is that we are not even serious about NAM. Indian Prime Minister didn't visit, he didn't attend the NAM summit. Indian Prime Minister ने NAM summit attend नहीं किया. Vice President of India को भेजा गया. That's the point here. So this is how this new development is taking place, and it shows that India might be moving away. शायद India दूर हो जाए. But ऐसा नहीं है. You can point out that at present, as India is going to be holding the G20 presidency, we will be interested in raising the issues which are relevant for these countries as well. आप इस statement को deny करेंगे. You can mention कि ठीक है, our interests are diversifying, we are interacting with the Western developed world, हम उनके साथ interact कर रहे हैं, अपने trade relations को लेके जा रहे हैं. We are, you can say, considering those things. But that doesn't mean that we are undermining the responsibility that we took in the past. इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है. अब देखिए इसका एक और example है. We are maintaining good relations with Israel. Okay, Israel के साथ हमारा relation अच्छा है. That doesn't mean we are undermining Palestine. Palestine की हम अभी भी help करते हैं. That's the point. Whatever their needs are, we are regularly addressing those things. So these are the examples that you will be using. ये सारे examples लेके आप इस answer को कर सकते हैं. So we'll move to the next question. Next topic is related to the, ये सब front page पे आया आज. तो vegetable prices helps cools the inflation. Okay. So like there has been quite reduction in the prices of vegetable. काफी prices जो हैं कम हो गए हैं, and it will further reduce the inflation. Okay, retail inflation जो है काफी limit के अंदर आने वाला है. Now the point is this, it's a really good development. See, you need to understand, Monetary Policy Committee, they have a target to maintain your inflation in 4 plus minus 2%. Okay, इस range के अंदर आपको अपना inflation जो है वो maintain करना है. This is the target. Now, if it is within this range, it gives bandwidth to RBI. RBI not to increase the rates. कि RBI rates को increase ना करे. Now, why RBI was increasing the rates? RBI was primarily increasing the rates because inflation was increasing. इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा था, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके क्या करना चाहता था? विद इंक्रीज इन रेट्स आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस द मनी इन इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर पैसे को कम कर रहा था ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, डिमांड विल बी लेस एंड द प्राइसेस विल कम डाउन. This is what RBI was doing. That's the mantra here. सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं. Okay. So relatively we are in a better position. Now it means RBI will have this bandwidth to further ease out, in the sense to not to increase the interest rate further. क्योंकि this particular interest rate
as we are continuously increasing, it will impact our growth prospects. Growth prospects in the sense, we want affordable loans. आपको affordable loan facilitate करने हैं. If we seriously want to revive the economic growth, अगर आपको economic growth provide करना है, then the loans should be affordable. The credit should be available. Then only you can start with your industrial cycle. तभी जो है आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा. ओके, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कब करेगा? पब्लिक सेक्टर कब तक इन्वेस्ट करता रहेगा? प्राइवेट सेक्टर तब इन्वेस्ट करेगा when the loans are available at a relatively cheaper price. This is what the thing is. So it's a really good thing that is happening, and we are hopeful that we will be able to, you can say, survive the onslaught. ऐसा बोल रहे थे कि global inflation आ रहा है, recession भी हो सकता है, the next year is going to be really very tough, अगला economic year काफी tough होने वाला है, ऐसा बोल रहे थे. Okay, but looking into these things, things might improve, and like I have already mentioned in the start कि भी industrial output काफी अच्छा चला है हमारा पिछले 2 महीने का. The point is this, how things will move further in another say 3 to 4 months, वो चीज डिसाइड करेगा कि इंडियन इकोनॉमी किस हिसाब से चलने वाली है. डेफिनेटली इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी. हमसे बेटर कोई भी नहीं है आज की डेट में, ये रियलिटी है. ओके, सो दैट्स द पॉइंट हियर. नाउ इन्फ्लेशन की ये बात हो गई. कोर इन्फ्लेशन विच एक्सक्लूड्स फूड एंड एनर्जी, इट इज हार्डन्ड टू 6.1%. कि भी कोर इन्फ्लेशन अभी भी रिलेटिवली लिमिट से थोड़ा बाहर चल रहा है. दैट्स द ओनली कंसर्न. Maybe in the next you can say एक छोटा सा हाइक शायद आरबीआई और करेगा, and it will be further within the limits. आने वाले टाइम में ये भी हमारी जो है लिमिट में आ जाएगा, ये एक गारंटी बोल रहे हैं. ओके, सो कोर इन्फ्लेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट कोर इन्फ्लेशन, इज हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस द फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन. इट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस द फूड एंड द फ्यूल इन्फ्लेशन. अब ये फूड और फ्यूल को क्यों हम कवर नहीं करते हैं? बिकॉज यू नीड टू हैव इन्फ्लेशन विच कैन टेल यू द लॉन्ग टर्म एनालिसिस. थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस हमें पता लग सके. फ्यूल और फूड की क्या समस्या है? लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन, काफी फ्लक्चुएशन होता है इसके अंदर, ऊपर नीचे एकदम से होगा. सो दैट्स द अदर मेजर एंगल. नाउ व्हेन वी लुक इनटू द हेडलाइन इन्फ्लेशन, इट रेफर्स टू रेट ऑफ चेंज इन सीपीआई, दैट इज स्टैंडर्ड बास्केट सीपीआई के अंडर होती है, उसके अंदर कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है इन्फ्लेशन में. दैट इज योर हेडलाइन. अभी हेडलाइन में से अगर आप फूड और फ्यूल को माइनस कर दोगे तो वो आपका कोर इन्फ्लेशन रह जाता है. दैट्स द डेफिनेशन. ओके, सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग दैट कोर इन्फ्लेशन बेसिकली वी वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन. ओके, कि क्या लॉन्ग टर्म में कैसा हमारा परफॉर्मेंस रहा है, उसका प्रोजेक्शन आपको कोर इन्फ्लेशन से रखता है. That's the point here, and accordingly you can decide your policy भी कितना intervention कैसे करना है. Now please have a look over these questions. अब मैंने prelims के कुछ questions यहाँ पे include किए हैं. So inflation has been one of the most important topic. Regularly इसमें जो है सवाल यूपीएससी ने किया ही है, और आप इसको जरूर समझे. Okay, so with reference to the Indian economy, consider the following statements. Now, if the inflation is too high, RBI is likely to buy the government securities. Okay, so पहला point आपको क्या लग रहा है? अगर inflation बहुत ज़्यादा होगा, RBI government securities खरीदेगा क्या? Government securities खरीदने का क्या मतलब है? Okay, देखिए, RBI, if it buys government security लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा. Okay, there will be release of money. रिलीज ऑफ मनी होगा, पैसा मार्केट में और चला गया. तो ये तो हमने कभी नहीं सुना ना कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हो तो आरबीआई और पैसा छोड़ता है. वो तो पैसे को रोकता है ना इकोनॉमी में. दैट्स द पॉइंट हियर. सो दिस स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी रॉन्ग. अब 1 को आप हटाओगे, सो यू विल फाइंड लाइक दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट इज देयर. 2 and 3 एलिमिनेशन करो, एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ इसके अंदर. बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है जिससे हम ये आंसर कर सकते हैं. ओके, तो कुछ खास इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, ये आपको मालूम चल जाएगा. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं. तो ये तो बाकी तो समझने की भी जरूरत नहीं है. ओके, अच्छा एक और है, एक और पॉइंट समझ लेते हैं. इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर. अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है
डॉलर के रिस्पेक्ट में ही डेप्रिशिएट हो रहा है। ओके, अब उसके अंदर क्या चलता है, डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल, डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब डॉलर की डिमांड चल रही है, डिमांड में कौन है, डॉलर है। आप थोड़ा पैसा छोड़ के थोड़ा सप्लाई करके उस डिमांड को कम कर दोगे। सो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स, दिस इज द करेक्ट, ये करेक्ट है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इट इज सेइंग इफ इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, अगर उनके इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। अगर उनके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आरबीआई डॉलर क्यों खरीदेगा, दैट्स द पॉइंट। नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, देयर इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू फॉल, उनके इंटरेस्ट रेट फॉल हो गए। विद द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट देयर you can say currency, their currency will become weak, रुपी जो है आपका वो एप्रिशिएट हो जाएगा, रुपी आपका बढ़ जाएगा, रुपी एप्रिशिएट होगा, योर एक्सपोर्ट्स विल बी इंपैक्टेड, आपके एक्सपोर्ट इंपैक्ट होंगे। मार्केट के अंदर डॉलर बहुत ज्यादा आ रहा है तभी तो रुपी थोड़ा एप्रिशिएट हो रहा है। आरबीआई क्या करेगा, एकदम से जो मार्केट में सप्लाई आ चुकी है उस सप्लाई को हटाना है, तो आरबीआई उस सप्लाई को हटाने के लिए मार्केट से वो डॉलर खरीद लेगा। दिस इज व्हाट इट वाज अबाउट। सो इन दिस वे दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज लॉजिक्स, ये सारे लॉजिक्स, ये सारे हथियार आपको आने चाहिए। काफी कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी के अंदर। ओके, so we'll move to the next you can say prelims question. It is saying with reference to the Indian economy, सब inflation वाला खेल चल रहा है। देखो, what are the advantages of inflation indexed bond? Inflation indexed bond का क्या फायदा है? First statement, it is saying government can reduce the coupon rate on its borrowing by the way of IIBs. गवर्नमेंट कहता है कि मैं, गवर्नमेंट जो है कूपन रेट्स जो है उसको रिड्यूस कर सकता है। अब ये कूपन रेट क्या है बेसिकली समझो, ये है इंटरेस्ट रेट। ओके, जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बोरो कर रही है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो ये कह रहे हैं कि इट विल फर्दर रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे। यस, इट विल रिड्यूस। क्या फायदा है इसका? सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो ये बॉन्ड्स होते हैं ना, bonds have relatively less interest rate. क्यों लेस इंटरेस्ट रेट होता है? बिकॉज इट इज रिस्क फ्री। ये रिस्क फ्री है, अश्योर्ड है कि आपको पैसा मिल जाएगा। अब जिसके अंदर रिस्क कम उसके अंदर रिटर्न कम, दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, दैट गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग बाय द वे ऑफ IIBs। ओके, अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करेगी, खरीदेगी, बेचेगी, सो दिस इज द बेनिफिट दैट इट इज गोइंग टू हैव। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये ठीक हो गया। नेक्स्ट इट इज सेइंग इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। अब इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होगा तो जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलना है आपको वो भी ऊपर नीचे हो जाएगा, दैट्स द पॉइंट। सो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन भी मिलता है। ओके, डेफिनेटली इट इज राइट। नाउ इट इज टेलिंग, थर्ड स्टेटमेंट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रिटर्न आ रहा है आपको, इनकम आ रही है, कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो टैक्स क्यों ना करे गवर्नमेंट? तो टैक्स तो उस पर लगता है। सो द राइट आंसर इज 1 and 2। ओके, so in this way we need to be covering these particular topics। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। now this is again another question, सब आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था। in India which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? अब बताओ इनमें से कौन करता है? prelims 2020 में पूछ रहा है, 2022 में पूछ रहा है। so रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही करता है, ये तो हमें मालूम है, इसके अंदर कुछ as such लंबा चौड़ा काम नहीं है। Now again 2015 prelims based question, it is saying with reference to inflation in India which one of the following statement is correct? So क्या statement इसके अंदर correct है? तो it is saying like controlling the inflation in India is the responsibility of government of India only। नहीं, RBI भी है साथ में। The Reserve Bank of India has no role in controlling, ये भी गलत हो गया। Okay,
देन इट इज सेइंग डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही है, पैसे की सप्लाई तो रोकता है आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के, सो इफ you can say circulation is decreasing, then definitely it will be helpful. That's the point here. Now let's look into this mains 2019 question. अब देखो inflation के ऊपर आपके prelims में question आए हैं, inflation के ऊपर आपके mains में भी question आए हैं. What it is saying that do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left Indian economy in good shape? कि inflation कम रहा है और steady हमारी एक तरीके से growth हुई है, and in this way it has helped the Indian economy. See, maintaining inflation is really good. It has to be within the limit. 4 plus minus 2 की limit जो है उसके अंदर रखना जरूरी है. If it will be too low, then it is not good for business. Business के लिए वो ठीक नहीं होगा. बिजनेस वाल मैन के पास कुछ इंसेंटिव होना चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, कि पैसा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो ही तो वो बिजनेस आगे बढ़ाएगा ना. इफ प्राइसेस आर गोइंग टू रिमेन स्टैग्नेंट हो जाता है तो फिर उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है. दैट्स द पॉइंट हियर. सो वी हैव टू, यू कैन से, कीप दिस थिंग इन माइंड. नेक्स्ट इट इज सेइंग इफ आई एम सेइंग इट इज टू हाई, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, नाउ फर्स्ट थिंग इज दिस, टू हाई मींस दैट पुअर का तो बैंड बच जाएगा, गरीब जनता बिल्कुल ही लाइक दे विल बी फेसिंग द मेजर ट्रबल हियर. ओके, देन इट मींस इट विल आल्सो रिड्यूस द डिमांड. डिमांड कम हो जाएगी. अब डिमांड क्यों कम हो जाएगी? पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड. लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. अफोर्डेबिलिटी विल कम डाउन, डिमांड विल कम डाउन. आपका सामान बिकेगा ही नहीं, बेचते रहो. शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी रहेगी, कोई खरीदने नहीं आएगा. इट मींस दैट पीछे से प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा. पीछे से प्रोडक्शन बंद होगा, इट मींस दैट जो वर्कर हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे. So this is how things have to be within the limit. हर चीज लिमिट में रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है. And this is what they are mentioning, that India has been growing steadily, and one of the reason is that we have been able to maintain inflation under control. थोड़ा बहुत inflation under control इंडिया में रहा है. Okay, if you observe last, you can say, अभी कोरोना के बाद का टाइम थोड़ा छोड़ो. Before that, if we see, like this question was there in your 2019 mains. कोरोना से पहले का सवाल था. सो एट दैट टाइम थिंग्स वर अंडर द कंट्रोल, एंड दिस इज हाउ, दैट्स द राइट स्ट्रेटजी. इट शुड नॉट बी टू हाई, रादर इट शुड नॉट बी टू लो एज वेल. सो दैट्स द पॉइंट हियर. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, यू कैन से, एडिटोरियल व्हिच इज written by M.K. Narayanan sir, former Intelligence Bureau Director and the National Security Advisor. Okay, काफी renowned IPS officer रहे हैं, and he is mentioning about few things that we are entering in the year of uncertainty. Okay, so देखो पूरा का पूरा editorial मैंने इन पॉइंट्स में बता दिया है. ठीक है, इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है. वी विल बी टेकिंग अप दीज पर्टिकुलर, यू कैन से, थिंग्स वन बाय वन, एक एक करके चीजों को उठाएंगे. नाउ ही इज सेइंग मेजर इवेंट क्या था भाई? यूक्रेन रशिया वॉर, सबको पता है क्या क्या हुआ यूक्रेन रशिया वॉर से. एंड इट हैड मल्टीपल फॉल आउट्स. पूरा का पूरा जियो पोलिटिकल फॉल आउट्स हैं, जियो इकोनॉमिक फॉल आउट हैं, हमारे डोमेस्टिक फॉल आउट हैं. डोमेस्टिक फॉल आउट क्या हुए? आत्मनिर्भर भारत, हम तभी तो जागे हैं कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, तो आपको खुद अपने ऊपर एक पावर बनना पड़ेगा. दैट्स द पॉइंट. नाउ फॉल आउट की अगर हम बात करें, फर्स्ट थिंग इज दिस, ही इज सेइंग रिस्क ऑफ एस्केलेशन. दैट्स द मेजर ट्रबल, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम द पास्ट, आप वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग को देखिए. द इनिशियल वॉर स्टार्टेड विद 2 कंट्रीज. एक दो देश एक दूसरे से लड़ रहे थे. वन वॉज द एग्रेसर and other was the victim, and this is what happened later on. All the countries they entered. That's the point here. And the triggering point for the World War 1 and 2 was Europe. Same is the case here. Same is happening in Europe right now. The again triggering point could be Europe. That's the point here. So risk of escalation hai. Next, we already know the global inflation. Now global inflation primarily कॉमोडिटी प्राइसेस. ओके, राइस व्हीट सब महंगा हो गया, ऑयल का झटका लगा, ऑयल गैस का झटका लगा. स्टिल यू कैन से यूरोपियन इकोनॉमी इज नॉट इन गुड शेप. क्यों शेप में नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. दे वर डिपेंडेंट ऑन रशियन फॉर गैस एंड ऑयल. अब वो आ नहीं रही है, शॉर्टेज है, इकोनॉमी ठप हो गई है. दीज थिंग्स आर हैपनिंग देयर. सो ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रहा है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस. And the point is this, यहां पे एक चीज समझना जरूरी है, that is
वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। आप अपने ट्रेड और इकोनॉमी को एज अ वेपन यूज कर रहे हो। वेपन कैसे यूज कर रहे हो? यू आर यूजिंग दिस टू बेसिकली फुलफिल योर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। Why I am saying this? Because here Russians calculated things like this, that Europeans are dependent on Russia, कि European countries Russia के ऊपर dependent हैं, okay? And dependent क्यों हैं? Basically for oil and gas, and they will not dare to attack Russia. इस वजह से वो रशिया के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, and the war will fizzle out, और यूक्रेन की हेल्प भी नहीं करेंगे. So that was their calculation, and there it was problematic. Globally देखिए, चाइना भी यही कर रहा है. Australians they criticized China for COVID. China said that import बंद कर दूंगा मीट का, डेयरी प्रोडक्ट का इंपोर्ट बंद कर दूंगा, आपके वहां पे जॉब चली जाएगी लोगों की, मत छेड़ो. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो ये एक अलग सी चीज है जो देखने को मिली है. नेक्स्ट इज द चाइना रशिया रिलेशंस. ओके, नाउ दिस इज द फॉल आउट फॉर इंडिया, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, देयर बॉन्ड, their relation, their bond has become stronger as Russia is now dependent on China. This is what is happening. As Russia is dependent on China, it is not good for India. So हमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इसके अंदर, और किसी को इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना इंडिया को हो रहा है. दैट्स वन थिंग. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड डिफेंस बजट. नाउ मल्टीपल कंट्रीज दे आर इंक्रीजिंग देयर डिफेंस बजट. Germany increased the defense budget. Okay, France increased the defense budget. Germany plus France, they are now increasing their defense budget. अब जब आप अपने defense budget को बढ़ाते हो, it means that development priorities will undermine. Development के ऊपर आपका focus नहीं होगा, जो आपके बाकी important goals थे वो undermine हो जाएंगे, ग्लोबल इश्यूज निगलेक्ट हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज निगलेक्ट हो जाएगी. ओके, जो हमारे गोल्स थे, पॉवर्टी, कोरोना से फाइट करना, ऑल दोस थिंग्स विल बी निगलेक्टेड. टुडे नो वन इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है. कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि ग्लोबली वी हैव टू फाइट आउट अबाउट दीज इश्यूज. कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई न्यूज ही नहीं आ रही है, द हिंदू में भी एडिटोरियल नहीं आ रहे हैं. This is what is happening because their priority is now shifting to defense. ले देके 100 जर्मनी ने अनाउंस किया $100 बिलियन स्पेंड करेंगे. वो कहां से आएगा पैसा? वो डेवलपमेंट का पैसा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का पैसा वो उधर डालेंगे. This is what is happening. And if the whole world is assertive, चाइना और assertive होगा. आपको क्या लगता है? इंडियन गवर्नमेंट, they will also be, they have to take the call, they have to increase the defense budget. Developing worlds, they also have to, you can say, increase their defense budget. उनको भी अपने defense expenditure बढ़ाने पड़ेंगे, because you never know when country like Russia will start attacking them. Central Asian countries, they are having fear in their mind. सबको डर है कि भी आज यूक्रेन की बारी है, कल हमारी भी आ सकती है. They are fearful about these things. So this is the development that is taking place. Now there is another, you can say, thing that will happen. Indian defense purchase from West will increase. We may start buying more equipment from US and other Western countries. क्यों? Russian equipment का दिवाला निकल गया इस war में. Russian equipment, it performed poorly in front of Western equipments, Western weapons that the Ukrainian army is using. Ukrainian army जो weapon use कर रही है वो बहुत अच्छे हैं as compared to the Russian equipment. And India के अंदर the major trouble is 65% of your defense equipment is Russian. वो unreliable है. लेकिन डरने की बात नहीं है. क्यों डरने की बात नहीं है? चाइनीज भी वही यूज कर रहे हैं. चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग करके रशियन इक्विपमेंट ही यूज कर रहे हैं. सो इफ द equipment that India is having is bad, Chinese equipment will be as bad as that.
That's the point here. But if you are going to buy things from Western countries, now Western US made weapons, their equipment, they are costly. अच्छे हैं पर महंगे हैं. And these Western countries, they will not even go for the technology transfer. वो आपको technology transfer भी नहीं करेंगे. So this is the trouble. ये आज के डेट की समस्या है which has come up because of this particular war. That's the point here. And it has completely destabilized the world order. पहले चीजें सेट चल रही थी, ग्लोबल ऑर्डर था, ग्लोबल लॉज वर रिस्पेक्टेड, यूनाइटेड नेशन वाज रिस्पेक्टेड. अब बताओ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, परमानेंट मेंबर है रशिया. दैट मेंबर इज स्टार्टिंग अ वॉर. व्हाट यूएन इज डूइंग, व्हाट अदर एजेंसीज आर डूइंग. व्हेन चाइना, यू कैन से देयर वाज दिस कोविड स्प्रेड फ्रॉम चाइना, व्हाट WHO वाज डूइंग. So these are some genuine concerns that have come up. ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं आज की डेट में आ गए हैं, and we have to understand these things. ये आपको समझना है कि these are the fallouts of यूक्रेन रशिया वॉर. ओके, सो ये पूरा एक तरीके से एक आंसर हो गया है आपका कि इंडिया कैसे इंपैक्ट होगा, इंडिया ऐसे इंपैक्ट होगा. चलिए, विल मूव टू नेक्स्ट. बेंजामिन नेतन्याहू बम्पी रोड अहेड. ओके, बेंजामिन नेतन्याहू की बम्पी रोड क्यों है? The government that has been formed. Now, Israeli politics is very complex. बहुत complex है. Complex in the sense they have hybrid, you can say, democratic setup. That is, you will have elected members. Along with that, there will be proportional representation. Proportional representation भी होगा, थोड़े बहुत elected member भी होंगे. And in that case, सरकार की stability बिगड़ती है, क्योंकि किसी एक पार्टी के पास majority नहीं होती. This is how Israeli politics is about. And there are many political parties. Now those political parties, they are representing different divisions that are there. Society के अंदर जो division है, division in the sense your political point of view, your cultural point of view, your economic point of view. These are the divisions. And what is happening in Israel, these divisions are further increasing. ये division increase हो रहा है. मतलब इजराइल की जनता क्लियर कट ये नहीं बता पाती है कि हमें हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा. पिछले वाले आए, उससे पहले नेतन्याहू थे, फिर he was replaced, then he is back again. And this time the coalition that is there in Israel, अब जो नया coalition बना है, that is having conservative members. Conservative in the sense whose priority will be culture, religion, okay, hyper nationalism. तो hyper nationalists आ गए हैं. So they are in power right now, and there with this type of working system, it can create challenges in your geopolitical equations as well. आपकी geopolitical equations को ये थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि एक टर्म यूज होती है हार्ड लाइनर. ओके, हार्ड लाइनर इन द सेंस दे विल नॉट बी हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी. ये नेगोशिएशन में किसी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेके आएंगे. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन इजराइल राइट नाउ. एंड व्हाट इट इज सेइंग, व्हेन यू हैव, यू कैन से, प्रायोरिटी टू प्रमोट रिलीजन कल्चर. जब बात गवर्नमेंट की ये हो जाती है कि अब हमें अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बढ़ाना है, सोसाइटी में टर्न कॉम्युनल. सोसाइटी कम्युनल हो जाती है. नाउ व्हेन सोसाइटी में turn communal, there are divisions within society, economic interests will be undermined. और इजराइल में भी ऐसा ही हो रहा है. Lot of, you can say, industrial houses, they are asking the government that you are radicalizing the society. हाइपर नेशनलिज्म के नाम पे आप इस सोसाइटी को रेडिकलाइज कर रहे हो, एंड इट इज नॉट गुड. It is not good in the sense it will impact our interest. ये हमारे इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा. That's the point here. तो आपको एक बार याद होगा इंडिया के अंदर when you can say हमारे यहाँ पे mob lynching हो रही थी. mob lynching थी. Okay, intolerance was there. At that time, Narayan Murthy, founder of Infosys, he made a statement. He said that in this type of environment, in this type of social environment, we cannot provide development to the country.
इस तरीके के एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट नहीं होती, इस तरीके के एनवायरनमेंट में बिजनेस नहीं चलेगा। तो फिर 2047 तक हम डेवलप्ड कैसे बनेंगे? दिस इज व्हाट ही हाईलाइटेड। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस लेसन दैट दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज इन इंडिया एज वेल इनटॉलरेंस इज ऑन राइज। पास्ट में बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं, तो हमें सीखना चाहिए कि क्या है वहां की कहानी। अब इजराइल के जो हैं लीडर्स जरूर, मतलब इकोनॉमिक जो हाउसेस हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस, दे आर पॉइंटिंग आउट इट टू देयर लीडर। हमारे यहाँ पे तो कुछ बोलता नहीं है कोई, वो बात अलग है। वहां पे वो लोग दे आर असर्टिव, दे आर मेंशनिंग इट कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। आज इंडिया के अंदर कोई बिजनेस हाउस क्रिटिसाइज कर सकता है इस मुद्दे पे? नहीं, उनको बिजनेस करना है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर मैप इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, so let's first mark out the countries that are there as bordering countries of Israel. देखिए, we have Lebanon सबसे ऊपर, ओके, उसके साथ में लगा हुआ है सीरिया। सीरिया से एक एरिया को इजराइल ने कब्जा किया था, ओके। अब वो आपको बताना है what was that area called. Israel इन द वॉर अनेक्स्ड एक एरिया को अपने कब्जे में लिया था इजराइल ने। यू हैव टू टेल मी विच दैट एरिया वॉज, बिकॉज यूपीएससी ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन, उसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो यू हैव टू टेल मी वॉर में सीरिया से क्या एरिया कब्जे में लिया था। इजराइल ने सबसे कुछ ना कुछ कब्जे में लिया हुआ है। देखो, नेक्स्ट वी हैव जॉर्डन। नाउ आज की डेट में अगर हम पैलेस्टीन की बात करें तो ले देके पैलेस्टीन कितना बचता है? ये है वेस्ट बैंक, ओके, एंड दिस इज योर गाजा स्ट्रिप। ये दोनों को मिला के जो है आपका पैलेस्टीन बनता है। अब आप बोलोगे सर पैलेस्टीन तो इजराइल के, ये मतलब वेस्ट बैंक तो इजराइल के ईस्ट में है, तो फिर इसका नाम वेस्ट बैंक क्यों है? दिस इज द वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर। ये एरिया जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे पड़ता है, इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक है। वैसे ये इजराइल के थोड़ा ईस्ट साइड पे पड़ेगा। क्लियर? ये वेस्ट बैंक का एरिया इन पास्ट इट वाज आल्सो अंडर जॉर्डन, तो जॉर्डन से अपने कब्जे में लिया इजराइल ने पास्ट लड़ाइयां लड़के। देन इन द साउथ, देखिए साउथ में एक एरिया है जो हमें समझना जरूरी है। हेयर इट इज रिटन गल्फ ऑफ अकाबा, ओके, ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा। नाउ यू टेल मी वन थिंग, दिस गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ विच वाटर बॉडी? ये गल्फ ऑफ अकाबा जो है ये रेड सी का एक्सटेंशन है, और इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पर्शियन गल्फ, या पर्शियन गल्फ का एक्सटेंशन है। ये दो ऑप्शन आपको मैंने दे दिए, ये क्वेश्चन ही पूछ लिया मैंने। Gulf of Aqaba, is it the extension of Red Sea or it is the extension of Persian Gulf? बताइए, because lot of the people they are confused about these things. चलिए इसका आंसर आप दीजिए इतना। Then we have Egypt here. फिर इधर आ जाता है आपका इजिप्ट। So these are the neighboring countries of Israel. Now let's, अरे मोहित गलत हो गया यार, पर्शियन गल्फ कहां से आएगा? सोचो जरा, पर्शियन गल्फ का कैसे हो सकता है गल्फ ऑफ अकाबा एक्सटेंशन? जरा सोचो, सोचो जरा, क्योंकि यहां पे देखोगे ना इजिप्ट के इस वाले एरिया के अंदर यहां पे सुएज कैनाल मिलेगा आपको, ओके, इधर कहीं पे सुएज कैनाल है, मैप में नहीं आ रहा। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी? इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी में ओपन आउट नहीं होते हैं? सो दिस इज व्हाट प्रीलिम्स 2015 क्वेश्चन वाज अबाउट। बताइए। नाउ इजराइल तो ओपन आउट हो रहा है, हमने देख लिया, लेबनन भी हो रहा है, हमने देख लिया। क्या जॉर्डन होता है? जॉर्डन ओपन आउट नहीं होता, सीरिया भी होता है, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज, Jordan doesn't open out. So the right answer is, क्योंकि इन्होंने पूछा था does not, तो ये है जॉर्डन इसका आंसर। और अब आप मैप में भी देख लो, जॉर्डन पूरा का पूरा इस साइड ही रह गया।
और हाँ, जॉर्डन का इधर गल्फ ऑफ अकाबा के साथ ओपन होता है, और ये एक्सटेंशन है किसी वाटर बॉडी का जो आपने मुझे बताना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Now we have this news, will the budget be populist or fiscally responsible? Okay, so this debate also I have confined it to these particular points. ये पूरे के पूरे डिबेट को हमने इन पॉइंट्स के अंदर जो है वो कन्फाइन कर दिया है। ओके, टू ईज आउट थिंग्स फॉर यू, और ऐसे ही फायदा होता है कि आप कंसाइज तरीके से पढ़ें। नाउ व्हाई देयर इज दिस डिबेट गोइंग ऑन? सो दिस इज द, यू कैन से 2024 इलेक्शंस विल बी देयर, एंड दिस इज द प्री पोल बजट। ये एक तरीके का प्री पोल बजट है। ओके, नाउ इफ यू एनालाइज द प्री पोल बजट ऑफ 2019, उसका जो प्री पोल बजट था, जो अगर आपको याद हो, इन दैट मोदी जी मेड लॉट ऑफ अनाउंसमेंट, लॉट ऑफ पॉपुलिस्ट schemes were, you can say, carried out at that time. काफी पॉपुलिस्ट स्कीम चलाई थी, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए मिलेंगे, वो इन्होंने एकदम चीजें बता दी थी। नाउ इट इज सेइंग, आर वी गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ? क्या अब की बार भी सेम पाथ चलेगा? सो दे आर सेइंग, इलेक्टोरल टाइम टेबल आ गया है, बजट के ये एक्सपेक्टेशन है कि इट माइट बी पॉपुलिस्ट इन नेचर। तो वो डिबेट है कि कितना पॉपुलिस्ट होगा, गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, दोज थिंग्स। नाउ फर्स्ट इट इज सेइंग, राइट नाउ इफ यू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज मेंटेनिंग द फिस्कल डिसिप्लिन। सो स्पेंडिंग हैज बीन अंडर कंट्रोल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर अंडर कंट्रोल है? जस्ट लुक इनटू दिस पोस्ट कोविड पैकेज। Now post-COVID package was limited. Limited in the sense, it was limited to the credit growth. Credit availability करवाई थी, and those things were facilitated. Loan ease out कर दिए थे, सरकार ने पैसा फ्री में नहीं बांटा था। Please pay attention. If you see, if you look into the analysis how Indian government managed the post-COVID, you can say, developments, we were quite rational. Western world को देखें आप, what Western world was doing? Western world was blindly going for putting money directly in the hands of people. सीधा सीधा जनता के हाथ में पैसा जा रहा था। Okay, that was the change. Now Indian government was having that thing in the mind that they have to maintain the fiscal discipline. जरूरत से ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। That's the point here. Okay, so ये चीज समझना बहुत जरूरी है, and this is one of the major reason. Clear हो गया कि आने वाले टाइम पे, in the coming year, government, in the coming budget, government may not go ahead with the additional spending. जबरदस्ती की फालतू spending करेंगे कि लोगों के लिए schemes announce करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। That's the point here. Then it is saying there is less fiscal space. Already the space is very less. We do have a target, FRBM Act के अंदर we have a target that we have to maintain the fiscal deficit within the limit. Now that space has already been exhausted. क्यों exhaust हुआ? COVID के साथ हम लड़ रहे हैं। So fight against COVID, if we see, it is still being continued. Government did carry out the expenditure in the health sector. So जरूरी नहीं है कि वो expenditure सरकार आगे भी continue कर पाए. That's one thing here. Okay, this is one angle. Now, other point that you have to understand is the subsidy reduction. Already there are talks that government may reduce the food subsidy. अब आपको ध्यान होगा, एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी गवर्नमेंट ने, and there were few editorials in The Hindu which were mentioning that government may take that scheme back. वो स्कीम वापस ले लेगी सरकार, which will help in reducing the additional budget. जो हमारा 16 to 18,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था, that money will be saved. Already there are talks of reducing the fertilizer subsidy. Fertilizer subsidy को लेके भी decision होगा. So these are the things that are there. Now when the government is thinking of reducing the subsidy, it means government will be prudent. भाई सरकार prudent हो जाएगी, सरकार rational हो जाएगी, सरकार irrational बात नहीं करेगी। एक तो ये चीज है।
Next point is about inflation. Now you have to understand at one end Reserve Bank of India, भाई एक तरफ RBI है which is trying to control inflation, और RBI कैसे inflation को control कर रहा है? By reducing the money supply. Okay, reducing the money supply, भाई मार्केट के अंदर पैसे की कमी कर दो और उससे जो है डिमांड कम हो जाएगी. That's one thing here. Now if RBI is reducing the money supply, क्या सरकार पैसे को इंक्रीज कर देगी वहां पे? That's the point here. So they will be considering this thing in the mind as well, that inflation targeting is already their goal and they cannot move away from it. इतनी आसानी से उससे दूर नहीं हुआ जा सकता, तो इसको लेके भी clarity सरकार को है. That's the major point. So you have to understand, this is also the reason government may not go for populist measure. Populist के अंदर लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस है. अभी तो हमने सुना कि वेजिटेबल प्राइसेस डाउन हुए हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया है, आज के सेशन में पता लगा ना आपको. दैट्स द पॉइंट. नाउ देयर इज अनदर थिंग दैट इज सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू हेल्प पुअर. देखिए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द बर्डन इज मेजरली ऑन पुअर. गरीब जनता के ऊपर ही सबसे ज्यादा बर्डन पड़ता है. इन दैट वे गवर्नमेंट मे कैरी आउट सम सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस. थोड़ी बहुत असिस्टेंस गवर्नमेंट देगी, बट दैट विल नॉट बी द पॉपुलिस्ट वन. उसको हम पॉपुलिस्ट नहीं बोल सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट है. एजुकेशन को बेटर करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, दोज थिंग्स विल बी देयर. स्पेसिफिक स्कीम्स फॉर वुमेन, स्पेसिफिक स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन, वो चीजें होंगी. ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ ऑलरेडी गवर्नमेंट हैव दिस पर्टिकुलर गोल. सरकार का ऑलरेडी एक गोल सेट है दैट दे विल बी कैरिंग आउट कैपिटल एक्सपेंडिचर. आपने सुना होगा कैपेक्स को बढ़ाएगी सरकार. ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स विल बी देयर दैट वी विल बी एक्सपेंडिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा. सो जब आपका गोल कैपिटल एक्सपेंडिचर को फर्दर रेज करने का है, यू कैन नॉट कैरी आउट द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. आप पैसा वेस्ट कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग विल बी विद इन द लिमिट. हर चीज लिमिट में ही होती है, जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं होता. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ कंसिडरिंग दीज पर्टिकुलर डिबेटेबल पॉइंट्स, वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड दैट द गवर्नमेंट विल बी प्रूडेंट एंड देयर आर लेस चांसेस दैट देयर विल बी पॉपुलिस्ट पॉलिसी, पॉपुलिस्ट मेजर बाय द सरकार. फ्री में बंदर बांट नहीं होगी, सरकार रैशनैलिटी के साथ चलेगी. और मोदी जी ने बोला है ना, रेवड़ी कल्चर. अब मोदी जी को ही देखना है. अगर वो पॉपुलिस्ट मेजर लेंगे, मतलब ही इज ऑल्सो गोइंग फॉर रेवड़ी कल्चर. इफ ही इज नॉट गोइंग फॉर पॉपुलिस्ट मेजर, इट मीन्स जो वो कह रहे हैं वो उस पर स्टैंड ले रहे हैं. दैट्स द पॉइंट हियर. सो ये खेल है जो हमें समझना है, जो यहाँ पे होगा. ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट. यू कैन से न्यूज, गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एट द लोगरहेड. ओके, तमिलनाडु गवर्नर वॉक आउट. नाउ दिस बेसिकली दिस इशू केम अप एज द गवर्नर. अब देखिए, गवर्नर साहब का स्पीच होता है टू द हाउस, ठीक है ना. दैट स्पीच इज नथिंग बट द विजन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की ये विजन होती है. ओके, नाउ हियर तमिलनाडु गवर्नर, ही वॉज अबाउट टू मेक दैट स्पीच, बट द प्रॉब्लम केम व्हेन ही स्किप्ड द टेक्स्ट. कुछ एक टेक्स्ट को उन्होंने स्किप कर दिया, एंड दैट टेक्स्ट वाज रेफरिंग टू द द्रविडियन मूवमेंट. ओके, कुछ एक वैसा मेंशन था, एंड ही डेलिबरेटली स्किप्ड इट, एंड दिस वाज नॉट टेकन इन अ पॉजिटिव वे बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. एंड द चीफ मिनिस्टर पॉइंटेड आउट अबाउट दिस डेवलपमेंट कि सर आपने वो पार्ट मिस कर दिया. सो तमिलनाडु गवर्नर ही मूव्ड आउट, वो वॉकआउट कर गए वहां से कि भी ठीक है मैं जा रहा हूं. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. नाउ मेजर कैजुअलिटी इज द गवर्नेंस. इन सब बातों का असर क्या पड़ता है गवर्नेंस के ऊपर. व्हाई आई एम सेइंग दिस, गवर्नर, ओके, इन इंडिया इट हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड. बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज हो चुका है, एंड लाइक इट इज ऑल्सो सेड दैट दे आर वर्किंग एज एन एजेंट. पार्टी के एजेंडे को फुलफिल कर रहे होते हैं वो.
specifically where you have different political parties ruling in union and the state. Okay, so ये एक चीज है जो समझनी है. अब देखो, why I am saying this particular post has been politicized. Now please pay attention. In Tamil Nadu there is DMK government, union में तो है BJP, so differences are there. West Bengal, there also you can say Trinamool Congress is there, और ममता दीदी और गवर्नर साहब की वहां पे भी नहीं बनती है. Let's take the interesting case of Maharashtra. Now in Maharashtra, when Uddhav Thackeray was the CM, there was some disagreement between the governor and the Uddhav Thackeray. तब महाराष्ट्र में गवर्नर और उद्धव ठाकरे के बीच में मेजर डिसएग्रीमेंट हुए. बट नाउ द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र इज बेसिकली बीजेपी शिवसेना अलायंस. अब बीजेपी महाराष्ट्र में पावर में है. देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नर एंड द रूलिंग पार्टी. अब डिफरेंसेस क्यों नहीं हो रहे हैं? इट मींस दैट द गेम इज लिटिल बिट पॉलिटिकल. कहीं ना कहीं गेम जो है आपका पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है. गवर्नर की पोस्ट को पॉलिटिसाइज करके अपने पार्टी के एजेंडे के लिए यूज किया जा रहा है. दिस इज द पॉइंट हियर. एंड उसके अंदर नुकसान किसका होगा? गवर्नेंस का होगा, जनता का नुकसान होगा. ओके, सो वी हैव दिस अरेंजमेंट दैट अंडर आर्टिकल 154, अब ये सब याद रखना है आपको. कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be vested in the governor, कि गवर्नर के हाथ में होगी executive power. Then there is article 163 which says that governor shall exercise his function with aid and advice of council of minister. Aid and advice of council of minister से चलेगा आपके गवर्नर साहब, except the function which require his discretion. Article 163 does provide some discretionary power to the governor, but the problem is this discretion is not defined. अब जब आप ये discretion define नहीं करते हो, it means चलेगी किसकी? सिंघम कौन? गवर्नर साहब. He will be, you can say, doing things on his own. वो कहेंगे कि मेरी discretion है, ये भी मेरी discretion है, वो भी मेरी discretion है. This is how it is. And there he may come in conflict with the पावर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट. वहां पे वो सरकार के साथ थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा. दैट्स वन पॉइंट हियर. नाउ देयर इज दिस आर्टिकल 163(2) क्लॉ 2. इट इज ऑल्सो सेइंग दैट डिसीजन ऑफ द गवर्नर विल बी फाइनल. भी कौन सा डिस्क्रिशन है कौन सा नहीं है, अगर उसको लेके कंफ्यूजन हो जाए तो वो जो है गवर्नर साहब की डिस्क्रिशन फाइनल मानी जाएगी. ये पॉइंट है. नाउ द पॉइंट इज दिस, President doesn't have this type of discretion. President के लिए कोई discretion mention नहीं है. Not only that, 42nd Constitution Amendment Act had made ministerial advice binding on the president. 42nd Constitution Amendment Act के बाद Council of Minister की जो advice है वो president के ऊपर binding है, but there is no such provision for the governor. गवर्नर साहब के लिए कोई भी इस टाइप का प्रोविजन नहीं है. इट मीन्स ही कैन स्टिल डू वट एवर ही वॉन्ट, बट मल्टीपल जजमेंट्स आर देयर विच आर पॉइंटिंग आउट अबाउट दिस थिंग दैट यू हैव टू लिमिट द डिस्क्रिशनरी पावर. कि गवर्नर साहब को अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको लिमिट में यूज करना पड़ेगा, ब्लाइंडली नहीं कर सकते. दे हैव टू रिस्पेक्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट. ओके, सो यहां पे लड़ाई किसकी हो जाती है? एक है इलेक्टेड सरकार जो किसको दिखाती है? विल ऑफ द पीपल को, जनता की आवाज. ओके, एट द अदर एंड देयर इज अपॉइंटेड पर्सन. गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता, गवर्नर अपॉइंटेड होता है. ओके, सो इन डेमोक्रेसी विच बॉडी शुड बी हैविंग मोर इंपॉर्टेंस? इट इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट. सो दैट्स द पॉइंट हियर. ओके, तो पूरा खेल ये है. नाउ वी हैव दीज जजमेंट्स. अब देखो ये जजमेंट आप अपने आंसर में मेंशन करना, एज इट इज नोट डाउन कर लो, ये मेन से रिलेटेड कंटेंट है. इन नबम रबिया जजमेंट, जस्टिस कहर, he said article 163 does not give general discretionary power to act against or without the advice of council of minister. कि आर्टिकल 163 वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता गवर्नर को जिसके लिए, जिसका यूज करके वो अपनी सरकार के खिलाफ काम करें.
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके आपको डिसीजन लेना है, गवर्नेंस प्रोवाइड करनी है। ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मनमानी करेंगे। दिस इज व्हाट इट मींस। देयर इज अनदर जजमेंट, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नाउ हियर इट इज सेड दैट president and the governor shall exercise their formal power in accordance with advice of their ministers, other than some exceptional situation. कि भाई exceptional situation के अंदर तो still governor and president they may be having the discretion, but in the normal situation they should be working on the aid and advice of the council of minister. अब देखो कोर्ट भी तो हमारे यहाँ पे एक अलग तरीके से काम करती है। भाई आप एक्सेप्शनल सिचुएशन वर्ड बोल रहे थे, इसको डिफाइन ही कर देते। ओके, कोर्ट ने ये डिफाइन नहीं किया होगा, पक्की बात है। अभी इसका मतलब है कि डिस्क्रिशन चलेगी गवर्नर साहब की। दिस इज हाउ इट इज। सो वी हैव दीज टाइप ऑफ, यू कैन से, थोड़े बहुत जजमेंट में भी हमारे गड़बड़ हो जाती है, क्लैरिटी नहीं आती। दिल्ली वालों को अब तक नहीं पता लगा कि एलजी बॉस है या फिर सीएम बॉस है। अभी तक सरकार लड़ रही है, देखो चल रहा है केस, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कुछ एक स्टेटमेंट दिया है इस चीज को लेके। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर, एंड अगेन नाउ द काउंटर आंसर हैज बीन गिवन बाय द जुडिशरी। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने तो बोल दिया कि हम जो है पार्लियामेंट सुप्रीम होना चाहिए, सोवरन होना चाहिए, और जुडिशरी को ये बात समझनी चाहिए। लेकिन जजेस जो हैं दे आर देयर टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। ओके, तो इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों रखी गई है? ओके, इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी is primarily there to protect the citizens interest. इंटरेस्ट हमारी जनता का हमें बचाना होगा और उसके लिए जुडिशरी काम करती है। एंड दिस इज हाउ द बैलेंस ऑफ पावर इज मेंटेन। कहीं ना कहीं ये बैलेंस ऑफ पावर का खेल है कि ले दे के हम बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखेंगे। दिस इज हाउ इट इज, ये पूरा यहां पे समझना होगा। नाउ फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर वी हैव 3 ऑर्गन। सेपरेशन ऑफ पावर भी इसी के साथ ही लिंक्ड है। ओके, एंड दिस सेपरेशन ऑफ पावर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। दिस बैलेंस ऑफ पावर इट अश्योर्स द टूल फॉर चेक एंड बैलेंसेस, दैट नो पर्टिकुलर बॉडी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कोई भी अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए। शक्ति जो है, पावर है, शक्ति जो है वो संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, ये इसका मेन मतलब है। नाउ checks and balances, they need to be maintained, and in that there is an arrangement of judicial review. उसके अंदर भी एक और हथियार है जो है आपका judicial review. This is also part of basic structure of Constitution of India. Judicial review is also part of basic structure of Constitution of India. This is how it is. So now the court is saying this. देखो कोर्ट ने बात बोली है, कोर्ट ने बोला है कि the judgment that whatever judicial pronouncements are, okay, Supreme Court has laid down multiple judicial pronouncement, उसके अंदर केशवानंदा भारती केस भी आता है। Okay, this case is also there. This is the judicial pronouncement, and here the court is making the statement that as per Article 141 of the Constitution of India, a law declared by the Supreme Court is binding on all, even on the Supreme Court. कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बताया होगा, जैसा भी बताया होगा, जिस तरीके का भी बताया होगा, it will be binding on all. वो सबके लिए बाइंडिंग है। दिस इज व्हाट द कोर्ट इज कमिंग अप विद द स्टेटमेंट। सो इफ द अंडर द केशवानंदा भारती केस इट वाज डिफाइंड दैट देयर विल बी अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट ऑल्टर that basic structure, that core structure, that basic essence of the Indian Constitution, that thing will be full and final. कि आप बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए। ये कोर्ट ने फाइनलाइज यहां पे बताया, और ये भी बताया कि हमारा जजमेंट सबके लिए है। इट मेंशन्ड दैट 368 इट ओनली प्रोवाइड्स द प्रोसीजर. It could not be treated as power vested in parliament to amend constitution so that they can alter the core.
इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की सेंस, आत्मा, सोल, उसको भी बदलो। आप कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल को नहीं बदलोगे, कोर को नहीं बदलोगे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलोगे। दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर बाय द जुडिशरी। एंड दिस डिबेट वाज अबाउट National Judicial Appointment Commission, because Supreme Court of India, it declared Constitution Amendment Act, that is 99th Constitution Amendment Act, unconstitutional. इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। क्यों डिक्लेयर किया था? बिकॉज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और किसी भी हालत में ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या? सेंटर इंटरफेयर करेगा, एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करेगा जुडिशियल एक्टिविटी के अंदर, एंड विच मे हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड हियर। सो ये चीज यहां पे है, लेकिन इसमें एक और डिबेट शुरू हो गई है। दैट डिबेट इज अबाउट भाई कोलिजियम सिस्टम। ओके, कोलिजियम सिस्टम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ऑब्सोलीट है, पुराना हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर, ये मिसिंग है। जजमेंट, इन्होंने जिनको अपॉइंटमेंट किया है उसमें प्रॉब्लम आई है। अंकल जज कंसेप्ट आ गया है, वहां पे भी फैमिलीज एक तरीके से चल रही हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अंकल जज कंसेप्ट, फैमिलीज चल रही हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो इट मींस दैट देयर इज सम फंडामेंटल फ्लॉ इन दिस सिस्टम एज वेल। भाई गड़बड़ तो इसमें भी है, गड़बड़ तो इसमें भी है। सो ये बात समझना जरूरी है। ओके, ये बात समझना जरूरी है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, if judiciary is not, you can say, providing the way, और वो किसी और को आने भी नहीं दे रहे, it means this judicial independence may turn into judicial supremacy. क्या ये judicial independence judicial supremacy के अंदर कन्वर्ट हो गई है? एंड कैन वी टॉलरेट दिस? अब इस बैलेंस ऑफ पावर का क्या हुआ? इस सेपरेशन ऑफ पावर का क्या हुआ? हम पहले वाली बात को डिस्कस कर रहे थे कि सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है। इस मुद्दे को कैसे एड्रेस करोगे? जुडिशरी को भी तो बात समझनी पड़ेगी ना। जुडिशरी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आता, जुडिशरी यहां पे भी रिलक्टेंट है कि भी हम एग्जीक्यूटिव को आने नहीं देंगे। तो आप ही कुछ सोल्यूशन बताओ, इसको इंप्रूव करो, कोलिजियम का कोई समाधान तो होगा। दैट्स द पॉइंट हियर। So we'll move to the next news, that is missing doctors. The community health centers, they face 80% shortfall of the specialists. Okay, so ये जो है डेटा हमारे पास आया है कि 80% का शॉर्टफॉल है। कहाँ पे शॉर्टफॉल है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर शॉर्टफॉल है। ओके, सो मेजरली द पॉइंट इज दिस, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल। ये प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट हैज बीन रिवील्ड बाय यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो उन्होंने ये बात बताई है, एंड दिस इज द रियलिटी। Now already if you see, per million doctors, they are relatively less in India. Okay, whatever is the limit suggested by WHO, जो भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे इंडिया के अंदर कम ही है। ये तो रियलिटी होगी। Now not only this, if you look into the other, you can say staff, अगर आप नर्स की बात करें, okay, like auxiliary midwife and all, you talk about the assistant, you can say, जो डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए होता है, we are deficient, we are having shortage in that area as well. वहां पे भी डेफिशिएंसी, कमी जो है आपको नजर आएगी। सो ये हकीकत है इंडियन हेल्थ सेक्टर की। अब इतनी कमी है, व्हाट अबाउट द हेल्थ स्पेंडिंग? अगर कमी है तो हेल्थ स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए ना। But we have neglected the health sector, and this is the reason why we paid the price during the corona crisis. कोरोना क्राइसिस के टाइम पे एकदम से इतना शोर क्यों मचा था? क्योंकि ये हालात थे। तो we have to understand this thing. Majorly in this way things went wrong. So ये चीज है जो यहाँ पे हुई है, and we need to address it. You have to open up new colleges. आपको new medical colleges बनाने पड़ेंगे. You have to train more doctors, as well as you have to incentivize doctors to be, you can say, posted in these centers. Doctors क्या हैं? Doctor they are reluctant to go to rural area. Rural area में कोई facility available नहीं है,
फैमिली भी आपको संभालनी होती है. So these are some genuine concerns. Okay, so they are reluctant, and there is the responsibility of the government that government should incentivize it. सरकार को इसे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस ट्रबल इज गोइंग टू एग्जिस्ट. ये समस्या हमारे लिए बनी रहेगी. वी हैव टू टेक इट क्वाइट सीरियसली. सो दैट्स द मेजर पॉइंट हियर. ये चीज हमें समझनी है. So we'll move to the last, you can say, article that will be covered today. That is industrial output increased. Okay, so it's a really good development that is happening here. So industrial output, it bounced back, like it was quite down. It shrinked, you can say, in the October month, but in the November month, it bounced back, and it was the positive sign here. Now I would like to tell you one thing. देखिए इंडिया की खास बात क्या है. India is a consumption based, you can say, economy. चाइना की खास क्या है. चाइना इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. तो चाइना मेजरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. सामान वो सिर्फ वही बनाते हैं मेजरली जो वो एक्सपोर्ट करें. इंडिया इज अ कंजम्पशन बेस्ड, मींस वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग दोज थिंग्स व्हिच वी विल बी कंज्यूमिंग विद इन द इंडियन, यू कैन से, विद इन द इंडियन पॉपुलेशन. तो इंडियन पॉपुलेशन खुद ही कंज्यूम कर लेता है. अब ये खासियत है कि एट प्रेजेंट world may be slowing down, global inflation may be there, but we might be able to do something good. हम तब भी अच्छा growth rate वहां पे register कर सकेंगे. That's the major point here, and this is what the major thing is. So we should not be disappointed. Global में recession आएगा तो आएगा, पहले भी आया था. Indian economy was well shielded. Same is the scenario right now. Our macroeconomics, they are really very good. हमारे macroeconomics काफी अच्छे हैं. सब चीज बैलेंस चल रही है यहाँ पे. ओके, एंड द फॉरेक्स रिजर्व विच वाज डिप्लीटिंग. अब कुछ लोगों को चिंता थी जी फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम होता जा रहा है. जो फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहा था, इट हैज अगेन, यू कैन से, इंक्रीजिंग. एक महीने पिछले का देखेंगे तो काफी इंक्रीज हुआ है. इट मींस दैट एफडीआई इज स्टिल कमिंग. सर्विस सेक्टर में आ रहा है, आ तो रहा है ना. मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ रहा, ठीक है, सर्विस में आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है ना. दैट्स द रियलिटी. वी आर स्टिल इन अ गुड स्पॉट हियर. सो हियर थिंग्स माइट टर्न टू बी good in the coming months, but definitely there is a fear of global recession. वो डर तो है. उस डर को दूर करने के लिए क्या करना है हमें? G20 के अंदर डिबेट करवानी है. ओके, और कंसेंसस बिल्ड करना है ग्लोबल एफर्ट के साथ. That together the whole world need to be fighting this out. Individually इंडिया कुछ नहीं कर सकता. कब तक? देखो, if Federal Reserve it keeps on increasing the rate, अगर Federal Reserve अकेले काम करके अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा तो डॉलर और स्ट्रेंथन होता जाएगा. इट इज क्रिएटिंग द ट्रबल फॉर ऑल द कंट्रीज, नॉट जस्ट फॉर कंट्री लाइक इंडिया. ये सबके लिए ही एक सरदर्दी बन के रह गया है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. देयर G20 प्रेसिडेंसी कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल बिकॉज वी कैन कैरी आउट दैट एजेंडा सेटिंग एक्टिविटी. हम एजेंडा सेटिंग के अंदर मेजर रोल प्ले कर सकते हैं. सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर फैक्ट हियर. So that's the point. You have to go with dexterity. आपको समझदारी, prudency के साथ यहाँ पे काम करना होगा. So majorly this is what we have in today's session. Guys, please you can say spread the name to your friends about this initiative on the IAS Hub. And today we will be coming up with a video on Haryana GK. हम हरियाणा GK का भी एक वीडियो लेके आएंगे. At 2 o'clock it will be live. Okay. We will be again meeting today if you are interested to join that. HCS की प्रिपरेशन से रिलेटेड है. इट इज नॉट फॉर यूपीएससी. HCS की प्रिपरेशन होगी वहां पे. सो वी विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट. ऑलरेडी MK सर ही मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव दैट ही इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 16th. तो MK सर का इनिशिएटिव 16th को स्टार्ट होगा. दैट विल बी प्राइमरीली फॉर द मेंस. ओके, तो आप वो भी अटेंड कीजिए. आई कैन अंडरस्टैंड द प्रीलिम्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आपकी प्रिपरेशन वहां पे ऑलरेडी उस तरफ फोकस हो गई होगी. And you can say, you can put up things in comment if you want more prelims related question. I am talking about, अगर आप art and culture के भी PYQs चाहते हो, जरूरी नहीं है art and culture की news आए. If you want that we should bring in PYQs for art and culture, modern history and other subjects, so you can please comment in the comment box. आप बिल्कुल comment box में आके उसे comment कर सकते हो. We will continue to provide you the quality content every day at 8 AM